अगला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है एक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी व्यापार में सहायक क्रियाएं। व्यापार में सहायक क्रियाएं का मतलब व्यापार को करने में हेल्प जो करती हैं वो सारी क्रियाएं। तो सबसे पहले आता है मिडिल मैन। ठीक है, मिडिल मैन, मध्यस्थ। मध्यस्थ कौन होता है? मध्यस्थ वह व्यक्ति होता है या वह पर्सन होता है जो कि आपके प्रोडक्ट को और बाकी लोगों को यूज़ करने के लिए तैयार करता है, कि वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करें और उसको खरीदने के लिए अ, हाँ कहे या फिर उसको यूज़ करने के लिए तैयार हो। ठीक है, अब मिडिल मैन में कई सारी चीज़ आती हैं, कई सारे लोग आते हैं। अब जैसे सबसे पहले माल गया फैक्ट्री से, फैक्ट्री से गया होलसेलर के पास। ठीक है, होलसेलर से फिर उसके बाद में रिटेलर के पास। रिटेलर से फिर उसके बाद में पहुंचता है छोटे फुटकर व्यापारी। फिर उसके बाद में हमारे पास पहुंचता है यानी कस्टमर के पास। ठीक है, अब ये है, इन पॉइंटों में देखिए कितने कितने लोग हैं। फैक्ट्री से आया, होलसेलर, रिटेलर, फुटकर व्यापारी, फिर उसके बाद में कस्टमर यानी आपके पास में पहुंचता है। तो इन सभी चीज़ों में क्या है, मिडिल मैन की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इतने सारे चेन को डायरेक्ट नहीं कर सकता जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट करते हैं, क्योंकि इनको भी करने के लिए क्या है, डायरेक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो इनमें तीन लोग सबसे पहले आपके साथ में आएंगे ही आएंगे। मिडिल मैन कौन है? होलसेलर है, रिटेलर है, फुटकर व्यापारी है। तो यहाँ पे तीन सबसे बड़े मेजर मिडिल मैन है जो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, मिडिल मैन के बाद में आता है आपका परिवहन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब यातायात और अ, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, व्यापार, यातायात। यातायात कैसे करता है? यातायात क्या करता है, अगर आपकी फैक्ट्री जो है अगर लगी है कहाँ, गुजरात में लगी है, और गुजरात में इनका कस्टमर 10% है, लेकिन दिल्ली में इनका कस्टमर 70 to 80% का है। फैक्ट्री फैक्ट्री जो है गुजरात में है, लेकिन कस्टमर इनका यहाँ गुजरात में 10% है, दिल्ली में 70% का ये रखते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपनी फैक्ट्री तो शिफ्ट करेंगे नहीं, या तो ज़्यादा पैसा हो तो दिल्ली में भी फैक्ट्री लगाएं, ज़्यादा पैसे नहीं है तो ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके भैया ये बड़े बड़े ट्रकों के माध्यम से अपने जो सामान को ये क्या करेंगे, ये दिल्ली से सॉरी गुजरात से दिल्ली भेजेंगे। और फिर उसके बाद में, क्योंकि भैया भेजना ही पड़ेगा क्योंकि इनका 70% कस्टमर दिल्ली में है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी भागीदारी निभाता है किसमें, व्यापार में सहायक क्रियाओं में। क्योंकि अगर आप पूरे भारत में कहीं भी हो, चाहे वो दिल्ली से गुजरात में हो, मुंबई हो, गोवा हो, कहीं भी हो, तो जो यातायात क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं को कस्टमर तक पहुंचाने में बहुत ही सहायक क्रिया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, थोड़ा तो टाइम लगता है और थोड़ी सी इसमें 1 या 2% का जो भी आप इसका चार्जेस मान लो, ठीक है, वो वस्तु में कंज्यूम करके ये लोग निकाल लेते हैं। लेकिन ये चीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन का है, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा है, कि अगर इनके पास ट्रांसपोर्टेशन का ना होता सिस्टम, तो ये क्या करते, या तो दिल्ली में भी फैक्ट्री लगाते, या तो भैया इनको इनका जो आधा कस्टमर होता, कस्टमर इनका खत्म हो जाता दिल्ली का 70%। तो ये चीज़ है, तो ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी भागीदारी होती है इसके अंदर, व्यवसाय के अंदर।
ठीक है? तो ये चीज़ है। अब आगे आता है वेयर हाउसिंग का। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोडाउन। गोदाम, गोदाम, स्टोरेज कुछ भी कह लीजिए। गोदाम, स्टोरेज कुछ भी कह लीजिए। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है एक, अगर होता क्यों है वेयर हाउसिंग? क्या होता है कि एक बार आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपने बना लिया कि सोचा कि कस्टमर की अचानक से माँग बढ़ जाएगी और आपको इतना प्रोडक्ट आप बना नहीं पाओगे या बनाने में धांधली हो जाएगी और कस्टमर ब्रेकआउट हो जाएगा। जिसके लिए आप क्या करते हो, आप ढेर सारा माल की प्रोडक्शन इकट्ठा कर लेते हो और इकट्ठा कर लेते हो और आपको पता चलता है कि आपकी जो है डिमांड जिस हिसाब से सोचा था आपने कि कस्टमर की डिमांड आएगी, उस हिसाब से डिमांड नहीं आई और आपको उन सभी प्रोडक्ट को थोड़ा-थोड़ा निकालना पड़ रहा है, थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे निकालना पड़ रहा है, तो उस समय आपको वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उतना सारा माल आप फैक्ट्री में नहीं रख सकते और आपको फैक्ट्री में अगर आप रखते हो, तो साथ में आपकी प्रोडक्शन जो है, वो रुक जाएगी और जो आपका जो प्रोडक्ट है, वो आपको फैक्ट्री में ही रखे-रखे थोड़ा-थोड़ा वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के बनने के साथ ही उसके लिए अलग वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़, अगर जैसे ये गुजरात से दिल्ली वाला मैंने आपको अगर ये एग्ज़ाम्पल दिया, दिल्ली से दिल्ली में 70% कस्टमर है, लेकिन अगर अचानक से 70 से 60 भी हो जाते हैं, तो इनका भेजे गया ट्रक का माल जो है खराब हो जाएगा। भेजे गए ट्रक का माल खराब हो जाएगा 10%, तो वो 10% खराब होने से बचने के लिए वो वेयर हाउसिंग चाहिए। वेयर हाउसिंग, गोदाम, गोदाम में माल सुरक्षित रहता है और जब भी हमको ज़रूरी हो कि निकाल के बेचना है, तो आप वो डायरेक्ट वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो वेयर हाउसिंग भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। गोदाम, इसमें अपने सभी जो भी उत्पादन की जो वस्तुएँ हैं, इसके अंदर में रखना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को लगता है कि छोटे पैमाने पे। कभी आप किसी वेयर हाउसिंग जाएँगे, जब कैरेज वहाँ से उतरता है, माल उतरता है, तो वो काफ़ी बड़ी मात्रा में रहता है। ट्रकों से जब माल उतरता है, तो वो काफ़ी बड़ी मात्रा में रहता है और हमको बस खाली लगता है कि वेयर हाउसिंग छोटा होता है, लेकिन वेयर हाउसिंग काफ़ी बड़ा होता है, उसकी अपनी अलग फैसिलिटी होती है। वहाँ पे अपना उसका अलग टेम्परेचर रहता है, अलग उसकी देख-रेख करने वाले रहते हैं। छोटे कीड़े-मकोड़े जो हमें अक्सर दिख जाता है घरों में या साफ-सफाई करते समय, वो भी उसका पूरा मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है, नहीं तो सारे प्रोडक्ट को, जो भी उनका वस्तु और सेवाएँ, उन सभी को वो खराब कर सकते हैं और कई सारी वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जो खुद भी खराब हो सकती हैं। तो वेयर हाउसिंग का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होता है, ठीक है? वेयर हाउसिंग के बाद में आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता है कि ये आपके रिस्क को कम करता है, ठीक है? इंश्योरेंस यानी बीमा। बीमा क्या होता है? व्यवसाय में होने वाले किसी भी नुकसान को, व्यवसाय में होने वाले किसी भी नुकसान को, उसकी जो परसेंटेज है, उसको कम कर देता है, ठीक है? अगर मान लो आप गुजरात से दिल्ली भेज रहे हो माल, 10 सीआर का माल भेज रहे हो आप और आपका जो ट्रक है, वो कहीं गिर जाता है, किसी से लड़ जाता है, आग लग जाती है, 10 सीआर एकदम पूरा 100% टोटल लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बीमा रहेगा और जो भी आपकी जो बीमा की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको फ़ॉलो करते रहिएगा, तो आपको मेबी 60 टू 70% का जो भी आपको इसमें जो है रिकवरी मिल जाती है। आपको 100% तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इतना मिल जाएगा कि आपको जो भी आपके पूरे रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर सकती है, ठीक है? तो बीमा का सिर्फ़ मतलब ये होता है, आपके जो लॉस है 100% वाला, उस लॉस को कम करती है, आपके रिस्क को कम कर देता है। ठीक है? और इसीलिए आप ये भी देखेंगे कि कई सारी प्रोडक्ट जो होती हैं उसका जब कैरिज होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, तो जो ट्रांसपोर्ट वाला होता है, चाहे रेल से भेज रहे हो या फिर एयर भेज रहे हो या फिर ट्रक से, तो उसका इंश्योरेंस भी मस्ट, उसका इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपकी गाड़ी से, आपके माल से किसी और को भी खतरा हो सकता है कि मान लो अगर ट्रक कहीं अलग साइड पे गिरा
और वहाँ पे 4 लोग दब के मर गए, तो बाकी उनका भी कौन आप जो है लायबिलिटीज़ कौन लेगा? उनका केयर कौन करेगा? क्योंकि वो तो आपके माल से हुआ था, आपकी गाड़ी जा रही थी, बाकी वो चारों के तो नुकसान हुआ ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा रिस्क कौन कम करता है? ये सारा रिस्क कम करता है बीमा। बीमा होना ज़रूरी होता है और बिना बीमा के आप कोई भी माल किसी भी स्टेट से इंटर स्टेट में एंटर नहीं कर सकते, होना ज़रूरी है, ठीक है? तो बीमा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, बिज़नेस इंडस्ट्री के अंदर, कि जो आपकी व्यवसाय को क्या करती है, बिल्कुल एक्यूरेट बनाती है। और इंश्योरेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है भैया, रिस्क कम करती है, ठीक है ना? अगला आता है बैंकिंग। बैंकिंग क्या चीज़ है? बैंकिंग कैसे क्या करता है? बैंकिंग भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है। बैंकिंग में क्या करता है? बैंकिंग आपको देता है भैया लोन। इसी पॉइंट में पढ़ेंगे, गुजरात वाले में पढ़ेंगे, ठीक है? अब क्या हुआ, ये जो मेरी फैक्ट्री है भैया, इसको थोड़ा-सा मिटा दूँ। ये जो मेरा 70% कस्टमर है दिल्ली में है, मेरी फैक्ट्री है जो गुजरात में है, जो 10% कस्टमर जनरेट करती है। जो 10% कस्टमर जनरेट करती है फैक्ट्री, यहाँ 10% ही है। गुजरात में जो है मेरी फैक्ट्री, ये 10% कस्टमर जनरेट कर रही है। हुँ? दिल्ली में 70%। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए लोन, मुझे चाहिए लोन, मुझे लोन कौन देगा? मुझे लोन बैंक देगा। बैंक कहेगा भैया आपका 70% है, आपको लगाना है तो मैं दे रहा हूँ पैसे, ये लो। ये मुझे 100 सीआर का 100 सीआर का दे दिया लोन। अब ये क्या करेगा, एक फैक्ट्री इनकी दिल्ली में भी है, एक फैक्ट्री इनकी दिल्ली में भी खुल जाएगी। और जब इनकी यहाँ फैक्ट्री खुल जाएगी, ये लो भैया, फैक्ट्री भी खुल गई इनकी, ठीक है? तो ये क्या है, कस्टमर जो इनको जो कैरीज देना पड़ता था, कैरीज या ट्रांसपोर्ट देना था, वो इनका नहीं देगा, ये डायरेक्ट कस्टमर इनका यहाँ चला जाएगा। इनको ट्रांसपोर्टेशन का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन इनका रुक जाएगा। जो फैक्ट्री गुजरात में है वो गुजरात में वर्क करेगी, गुजरात में वो प्रोड्यूस करेगी, जो दिल्ली में है दिल्ली में कस्टमर देखेगी, ठीक है ना? तो बैंकिंग क्या करता है, बैंकिंग मोस्टली आपको लोन देता है, अगेंस्ट लोन देता है आपके एसेट्स पे, जो आप चीज़ है, ठीक है? आप नई कंपनी खोलना चाहते हो, नई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, नया स्टार्टअप डालना चाहते हो, तो बैंकिंग ये है इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जो आपको हेल्प करती है आपके बिजनेस में, आपकी इंडस्ट्री में, ठीक है? या फिर आपको बिजनेस बढ़ाना हो और भी ज़्यादा जगह खोलना हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए बैंकिंग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? उसके बाद में आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है भैया? एडवर्टाइजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है? लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपने रिवेन्यू का, अपने प्रॉफिट का 1 से 2% क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट में खर्च करती हैं। क्या करती हैं? एडवर्टीजमेंट में खर्च करती हैं। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। विज्ञापन, विज्ञापन क्या करता है, मैंने पहले भी बताया था। अगर आपने, यही फैक्ट्री वाला एग्जांपल ले लेते हैं, गुजरात में थी फैक्ट्री, दिल्ली में भी खुल चुकी है, अपने इतने परसेंट कस्टमर को कवर करने और नए सारे प्रोडक्ट के बारे में बताने, इन्वॉल्व कराने के बारे में, ये अपना एडवर्टीजमेंट देंगे कि भैया पहले हमारी फैक्ट्री यहाँ थी, अब यहाँ है, अब यहाँ भी है, यहाँ भी हमारे ढेर सारे ब्रांचेस हैं। और कई सारे प्रोडक्ट जो आप नए-नए लॉन्च करते हो, जैसे आपने देखा होगा कि बाबा पतंजलि का कैसे नए-नए सारे प्रोडक्ट जैसे आते गए, टीवी पे हर दूसरा या तीसरा जो एडवर्टाइज़मेंट होता था, वो उन्हीं के ऐड होते थे और उनको आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको ना जानता हो, उनके प्रोडक्ट को ना जानता हो। तो क्या है, एडवर्टाइज़मेंट क्या है, एक तरीके से जो अपने बिज़नेस को इन्वॉल्व करने का, कि दुनिया को बताने का
कि आप क्या बेच रहे हो कस्टमर को, क्या चीज़ बेच रहे हो, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्या वो ज़रूरी है अथवा नहीं है। तो एडवर्टाइज़मेंट क्या करता है, आपको वो चीज़ गिनाता है कि वो चीज़ आपको चाहिए कि नहीं। और अपनी जो सारी आप प्रॉफ़िट गिनाओगे ना कि हमारे प्रोडक्ट ये हैं, हमारे जो बिस्किट हैं शुगर फ्री है, किसी में कोई प्रकार के पेस्टिसाइड्स नहीं है, नेचुरल तरीका है, सस्ते भी हैं और को स्वदेशी है, इंडिया में बना हुआ है और इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, इंडिया का टैक्सेशन इंडिया में रहेगा, इंडिया की उसमें इकोनॉमी में जाएगा, इंडिया की गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये सारे जब आप एडवर्टाइज़मेंट में बेनिफिट गिनाएँगे ना, तो ये सारा क्या होता है बिज़नेस को प्रॉफ़िट देता है, लोग उसको जानते हैं उसके बारे में। अभी जैसे कई आईटीसी है, नोट्सबुक वगैरह जो बनाता है असल में तंबाकू कंपनी है, ठीक है? लेकिन ये क्या करता है ये स्टेशनरी के भी सामान बनाती है, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक्स वगैरह, पेन वगैरह कई सारी चीज़ें बनाती है। तो लेकिन ये अपने जो प्रॉफ़िट का कुछ परसेंटेज है ना, ये अपना एजुकेशन में भी देती है। और जो इनके आप नोटबुक वगैरह देखोगे ना, तो इनमें जो भी इनका जो भी इन्होंने किया रहता है, जो भी इनका प्रोग्राम रहता है, ये सारा उसमें दिया रहता है। तो जो आईटीसी है, ये कितना ये है तो तम्बाकू की कंपनी लेकिन इनमें ये क्या करती है 1 से 2% अपना उसमें एजुकेशन में भी देती है और इन सभी चीज़ों में भी खर्च करती है और लोग उसके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो एडवर्टाइज़मेंट इज़ द बेसिक पार्ट इसे आप सोल भी कह सकते हो कि अगर आप और दम पे दम जैसे हर साल नए-नए एडवर्टाइज़मेंट करते रहते हैं तो बिज़नेस में जो रिकॉल कस्टमर होते हैं मतलब नए-नए कस्टमर होते हैं, वो दोबारा लौट के आते हैं और जो छोड़ भी गए होते हैं या जो यूज़ करना बंद कर दिए होते हैं उस प्रोडक्ट को, वो फिर दोबारा यूज़ करने के लिए अगर उस ऐड को देखते हैं उसमें, तो फिर वो दोबारा यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपको बढ़िया से याद करने हैं। मिडल मैन का होना आवश्यक होता है, ठीक है? अति महत्व होता है इसमें क्योंकि ये फैक्ट्री से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फुटकर व्यापारी, फुटकर से कस्टमर तक पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, गुजरात में फैक्ट्री है, दिल्ली में भेजना है, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मैं भेज के अपने कस्टमर कवर कर लूँगा, ठीक है ना? वेयर हाउसिंग की ज़रूरत है, गोदाम की ज़रूरत है, भैया मेरा माल खराब ना हो जाए या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया किसी टाइम पे या किसी ऐसे समय के लिए कि जब ज़रूरी हो, तो वेयर हाउसिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? इसमें हमारे प्रोडक्ट को सेफ, सिक्योर बचा के भी रखता है। चौथा आता है बीमा। बीमा का भी होना ज़रूरी है, इंश्योरेंस का होना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन में या फैक्ट्री में कहीं किसी प्रकार से अगर आग लग जाती है, किसी प्रकार का कोई जोखिम होता है, तो उसमें जो 100% का रिस्क होता है, बीमा कंपनी उस रिस्क को क्या करती है, कम करती है, इसीलिए इंश्योरेंस का होना शुड बी मस्ट, ठीक है? 5वाँ पॉइंट आता है बैंकिंग। बैंकिंग क्या करता है, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को एक्सप्लोर करने के लिए बैंकिंग का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बैंकिंग आपको लोन देता है, आपकी जो फैक्ट्री थी, गुजरात में थी सिर्फ़, लेकिन आप बैंक से लोन लेकर के अपनी फैक्ट्री दिल्ली में भी खोल के आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हो। और फिर उसके बाद में आता है एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट का मतलब होता है विज्ञापन। विज्ञापन से क्या होता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में लोग जानते हैं और उसके बारे में जानने के बाद में उस प्रोडक्ट में क्या है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है अथवा नहीं है, ये सारी चीज़ें एडवर्टाइज़मेंट से पता चलती है और एडवर्टाइज़मेंट एक काम करता है रिकॉल कस्टमर का कि कस्टमर को दोबारा वापस बुलाने का भी काम करता है। जितना साल में आप अपना एडवर्टाइज़मेंट को नए-नए तरीके से प्रेज़ेंट करते रहेंगे, कस्टमर रिकॉल करके वापस कोशिश है मस्ट भी ये होता है कि कस्टमर आ जाता है, ठीक है ना? तो विज्ञापन का भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें इस टॉपिक में है।